हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 7। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम करेंगे पद क्रम वर्गीकरण, रैंक क्लासिफिकेशन। पद वर्गीकरण के विपरीत पद क्रम वर्गीकरण पदस्थों के पद क्रम और व्यक्तिगत पद स्थिति का वर्गीकरण है। दूसरे शब्दों में, कर्मचारियों का वर्गीकरण उनके पद क्रम के अनुसार श्रेणीबद्ध क्रम से किया जाता है। जो कर्मचारी होते हैं उनका क्या होता है कि पद क्रम के अनुसार उनको श्रेणीबद्ध किया जाता है। जो ऊंची पोस्ट है तो ऊंचा उनका पोस्ट होगा, नीची है तो नीचे, यानी पद के अनुसार उनके वर्गीकरण किया जाता है। इस प्रणाली में वर्गीकरण कार्य का नहीं बल्कि कर्मचारियों का होता है। प्रत्येक कर्मचारी को एक निश्चित वर्ग में रखा जाता है। इस प्रकार लोक सेवा को पद के नहीं पद स्तर के आसपास संगठित किया जाता है, जो एक मोटे तौर पर परिभाषित समूह या सेवा का सदस्य होता है। कर्मचारी का वेतन और उसकी पद स्थिति समूह या सेवा में उसके पद क्रम पर निर्भर होती है, न कि तैनाती पर। अन्य शब्दों में, कर्मचारी के वेतन और उसकी स्थिति का निर्धारण उस सेवा के संदर्भ में किया जाता है जो भर्ती के बाद उसे सौंपी गई है। उदाहरण के लिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS का कोई सदस्य, चाहे वो केंद्रीय सचिवालय में काम करे या राज्य के सचिवालय में या किसी अन्य संगठन में, प्रत्येक स्थिति में उसका वेतन और पद स्थिति एक समान रहेगी। वास्तव में अखिल भारतीय सेवा यानी IAS, IPS और IFS पद क्रम वर्गीकरण प्रणाली के आदर्श उदाहरण हैं। पद क्रम वर्गीकरण के लाभ इस प्रकार है। फर्स्ट है, कार्मिक प्रशासन में यह लोच का तत्व लाता है, अतः अंतर विभागीय स्थानांतरण आसानी से किए जा सकते हैं। सेकंड है, यह लोक सेवाओं के सामान्य संवर्ग के लिए अधिक उपयुक्त है। कारण यह है कि यह कर्मचारी के सामान्य गुणों पर ज़्यादा जोर देता है, न कि विशेषज्ञ गुणों पर। थर्ड पॉइंट है, ये वर्गीकरण की सामान्य अथवा कम विस्तृत व्यवस्था है जिसमें वर्गों की संख्या थोड़ी होती है, अतः इसकी तैयारी में धन और समय कम लगता है। फोर्थ पॉइंट है, यह संपूर्ण लोक सेवा के प्रति निष्ठा को प्रोत्साहन देता है, न कि इसके किसी पद स्थिति के प्रति। फिफ्थ पॉइंट है, इस प्रणाली के वर्गीकरण का प्रयोग लंबे समय तक किया जा सकता है, अतः व्यवस्था को प्राय बदलने की जरूरत नहीं होती है। सिक्स पॉइंट है, यह कर्मचारी को उसकी पद स्थिति या वेतन के बारे में अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि वे पद से बंधे नहीं होते हैं और उन पद पर पद स्थिति के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों में होने वाले परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट 7 पॉइंट है, पद वर्गीकरण के विपरीत इसको समझना और लागू करना आसान है। 8 पॉइंट है, ये लोक सेवकों के कैरियर अवसरों पर जोर देता है, अतः सेवाओं में गतिशीलता को प्रोत्साहित करता है। 9 पॉइंट है, ये सेवाओं में सक्षम कार्मिकों को आकर्षित करता है। पद क्रम वर्गीकरण के नुकसान, क्या नुकसान है? फर्स्ट पॉइंट है, ये लोक सेवकों में विशेषज्ञता को बढ़ावा नहीं देता, अतः ये विशेषज्ञ सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। सेकंड है, ये समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। कारण यह है कि इस प्रणाली में कर्मचारियों का वेतन उसके कार्य की कठिनाइयों तथा उत्तरदायित्वों से बंधा नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है, यह किसी कार्य की विषय वस्तु को विस्तार से निर्दिष्ट नहीं करता, अतः किसी कर्मचारी के कार्य का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ आधार पर हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है, इससे वर्ग विभेदों और सामंती प्रवृत्तियों की गंध आती है, क्योंकि यह व्यक्ति के आसपास घूमता है, न कि पद के। फिफ्थ पॉइंट है, यह उन वैज्ञानिक और वस्तुगत मापदंडों के निर्माण के प्रति संप्रेषणशील नहीं है जिन पर
कार्मिक प्रबंधन के भर्ती, पदोन्नति, जनशक्ति नियोजन और कैरियर विकास जैसे विभिन्न पक्षों को संगठित किया जा सकता है। 6 पॉइंट है, कार्य की जरूरतों और पद स्तर की योग्यता के बीच कोई मेल नहीं होता है। भारत में वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन इन इंडिया। भारत में किस प्रकार वर्गीकरण होता है? भारत ने पदक्रम वर्गीकरण प्रणाली को अपनाया है। भारत ने किसको अपनाया? तो पदक्रम वर्गीकरण प्रणाली को अपनाया है। हमारे देश में सेवाओं का वर्गीकरण 1930 के लोक सेवा नियम द्वारा नियंत्रित है, जिसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। वर्तमान में यह निम्नलिखित सेवा में वर्गीकृत है। सबसे पहले नंबर पे है अखिल भारतीय सेवा। क्या है? अखिल भारतीय सेवा। सेकंड है केंद्रीय सेवा वर्ग फर्स्ट समूह ए, केंद्रीय सेवा वर्ग सेकंड समूह बी, केंद्रीय सेवा वर्ग थर्ड समूह सी, केंद्रीय सेवा वर्ग समूह फोर्थ समूह डी, केंद्रीय सचिवालय सेवा वर्ग फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सारे ही, विशेषज्ञ सेवाएं और राज्य सेवाएं में इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आते हैं। भारत में लोक सेवाओं को राजपत्रित और अराजपत्रित वर्ग में भी वर्गीकृत किया गया है। आमतौर पर वर्ग थर्ड समूह सी और वर्ग फोर्थ समूह डी सेवाएं राजपत्रित वर्ग नहीं है। राजपत्रित वर्ग के सदस्यों के नाम नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति के लिए सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं, जबकि अराजपत्रित से नहीं। इसके अतिरिक्त राजपत्रित वर्ग के सदस्यों को कुछ ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो अराजपत्रित वर्ग के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। राजपत्रित वर्ग के सदस्यों को अधिकारी कहा जाता है, जबकि अराजपत्रित वर्ग के सदस्यों को कर्मचारी कहा जाता है। हमारे देश में बहस और चर्चा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह रहा है कि क्या पदक्रम वर्गीकरण को जारी रखना चाहिए या इसके स्थान पर पद वर्गीकरण के प्रणाली लागू की जानी चाहिए। आईएएस जैसी सामान्य सेवाओं के सदस्य पद वर्गीकरण प्रणाली को अपनाने के विरुद्ध है, जबकि आईएफएस यानी भारतीय वन सेवा और आईईएस यानी भारतीय आर्थिक सेवा जैसी विशेषज्ञ सेवाओं के सदस्य पद वर्गीकरण प्रणाली के पक्ष में हैं और पदक्रम प्रणाली को हटाना चाहते हैं। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 67 ने पद वर्गीकरण प्रणाली अपनाने की सिफारिश की थी। भर्ती कैसे निकाली जाती है? सार्वजनिक कार्मिक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष भर्ती है। सरकारी तंत्र की कार्यकुशलता और सेवाओं की गुणवत्ता भर्ती तंत्र की मजबूती पर निर्भर है। ग्लेन स्टॉल के अनुसार भर्ती सार्वजनिक कार्मिकों के संपूर्ण ढांचे की आधारशिला है। जब तक भर्ती नीति का निर्माण ठीक से नहीं होता, तब तक पहले दर्जे के कर्मचारी तैयार करने की आशा बहुत कम है। अर्थ मीनिंग क्या है? भर्ती का अर्थ है लोक सेवाओं के खाली पदों को भरना। इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों अर्थ हो सकते हैं। नकारात्मक तौर पर इसका लक्ष्य उन लोगों को निकाल बाहर करना है जो सेवा के पदों के योग्य और उपयुक्त नहीं हैं। अतः नकारात्मक भर्ती के अभिप्राय निम्न हैं। फर्स्ट है राजनीतिक प्रभाव की समाप्ति का होना, पक्षपात की रोकथाम करना, अनुपयुक्त लोगों को बाहर रखना। सकारात्मक तौर पर भर्ती का लक्ष्य है खाली पदों को सबसे योग्य तथा सबसे कार्य सक्षम लोगों से भरना। अतः सकारात्मक भर्ती के उद्देश्य सबसे योग्य हैं, सबसे प्रतिभाशील और अत्यंत कार्य सक्षम कार्मिकों की आपूर्ति के संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करके उनकी आक्रामक खोज करना है। योग्यता प्रणाली, राइज एंड मेरिट सिस्टम। भर्ती की योग्यता प्रणाली का विकास होने से पूर्व भर्ती की 3 प्रणालियां प्रचलित हैं। पद पुरस्कार प्रणाली ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, संरक्षण प्रणाली ब्रिटेन में और पद की बिक्री प्रणाली फ्रांस में।
यह प्रणाली के अंतर्गत लोक सेवकों का चयन पद पर उनका बना रहना और उनकी पदोन्नति उनके द्वारा प्रदर्शित उपयुक्तता पर आधारित होती है। दूसरे शब्दों में इस प्रणाली में लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तें उनकी योग्यता, शैक्षणिक, तकनीकी और व्यक्तिगत और शारीरिक स्वास्थ्य से नियंत्रित होती है। उनकी परख और मूल्यांकन वस्तुगत तौर पर सुस्पष्ट मानदंडों के आधार पर किया जाता है। अतः योग्यता प्रणाली कार्मिक प्रशासन के ऐसे सकारात्मक कार्यों पर जोर देती है। योग्यता प्रणाली के आधार पर भर्ती की वैज्ञानिक पद्धति को सबसे पहले चीन ने अपनाया था। वहाँ प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा भर्ती की पद्धति और ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में ही लागू किया गया था। प्राचीन चीन में इसे मंडारियन प्रणाली कहा जाता है। चीन में क्या कहा जाता है? मंडारियन प्रणाली कहा जाता है। मंडारियन एक चीनी शब्द है जिसका अर्थ है उच्च पद पर आसीन व्यक्ति। आधुनिक काल में भर्ती की वैज्ञानिक पद्धति का विकास सर्वप्रथम प्रशा में हुआ था। वहाँ खुली प्रतियोगी परीक्षा के भर्ती द्वारा भर्ती की पद्धति 18वीं सदी से स्थापित हो गई। प्रशा की बाद भर्ती के आधार के रूप में योग्यता पद्धति के सिद्धांत को 1853 में भारत ने अपनाया। ब्रिटिश ने इस पद्धति को 1857 में नॉर्थ कोट ट्रेवलियन रिपोर्ट 1854 की सिफारिश पर लागू किया था। किसने? ब्रिटेन ने। अमेरिका में योग्यता प्रणाली का प्रारंभ 1883 के पैडलन अधिनियम द्वारा किया गया था। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधी पूरा विवरण हमने प्रशासनिक प्रणाली में पढ़ा है। प्रक्रिया क्या प्रोसेस है? भर्ती की प्रक्रिया के चरणों को क्रम में निम्नलिखित है। फर्स्ट है पदों की मांग, अर्थात विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा अन्य प्रशासनिक एजेंसियों से उनकी कार्मिक जरूरतों का पता लगाना। सेकंड है शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यक्तिगत योग्यताओं और भर्ती नीति की अन्य शर्तों का निर्धारण। थर्ड है आवेदन का विवरण। फोर्थ है विभिन्न प्रकार के जनसंपर्क माध्यमों के द्वारा खाली पदों तथा परीक्षाओं के विज्ञापन की घोषणा करना। फिफ्थ है आवेदन की जांच पड़ताल करना। सिक्स्थ है प्रार्थियों की योग्यता और क्षमताओं का निर्धारण करने के लिए परीक्षा यानी लिखित और मौखिक संचालित करना। सेवंथ है प्रमाणीकरण, अर्थात भर्ती एजेंसी द्वारा नियुक्त अधिकारी के विचारार्थ उपयुक्त प्रत्याशियों की सूची का प्रस्तुतिकरण करना। यानी प्रमाणीकरण के दो तरीके हैं। क्या है प्रमाणीकरण के? प्रत्येक पद के एक नाम, जैसा कि IAS होता है, जो पद होते हैं उनका क्या होता है? नाम होता है। और प्रत्येक पद के लिए 3 नाम अर्थात 3 नियम होते हैं, जैसे कि भारतीय विदेश सेवा होता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रमाणीकरण लोक सेवा आयोग का अंतिम कार्य है। 8 पॉइंट है चयन, अर्थात सरकार द्वारा उपयुक्त प्रत्याशियों में से चयन का कार्य करना। 9 पॉइंट है नियुक्ति, अर्थात संबंधी प्रत्याशियों को सरकार द्वारा नियुक्ति का औपचारिक पत्र जारी करना। 10 पॉइंट है परिवीक्षा, अर्थात चुने और नियुक्त किए गए प्रत्याशियों का सेवा में अस्थायी प्रवेश। परिवीक्षा काल में यदि प्रत्याशी का कार्य संतोषप्रद होता है तो उसकी सेवा का स्थायीकरण हो जाता है। 11 पॉइंट है सत्यापन, संस्थापन यानी प्लेसमेंट, स्थापन, भर्ती हुए प्रत्याशी की सही काम पर नियुक्ति। 12 पॉइंट है अभिमुखन, ओरिएंटेशन, अर्थात प्रत्याशी को संगठन, काम के वातावरण और कार्य पद्धति के बारे में परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के द्वारा सेवा में प्रवेश। पद्धति क्या मेथड है? भर्तियां 2 पद्धतियों से होती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष।
प्रत्यक्ष या सीधी भर्ती का अर्थ है लोक सेवा में खाली पदों को उन उपयुक्त और योग्य प्रत्याशियों से भरना जो खुले बाजार में उपलब्ध है। ये भर्ती एजेंसी जैसे भारत में संघ लोक सेवा आयोग या ब्रिटेन में लोक सेवा आयोग या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कार्मिक प्रबंधन कार्यालय द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा की जाती है। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष भर्ती का अर्थ है खाली पदों को उन उपयुक्त और अनुभवी प्रत्याशियों से भरना जो पहले से ही सरकारी सेवा में हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भर्तियों को क्रमशः बाहर से भर्ती और भीतर से भर्ती भी कहा जाता है। सही अर्थों में भर्ती पहली पद्धति से ही होती है, क्योंकि दूसरी पद्धति में भर्ती सिर्फ पदोन्नति है, अर्थात पदोन्नति द्वारा भर्ती होती है। प्रत्यक्ष भर्ती की अच्छाई क्या है? फर्स्ट है, लोक सेवा में प्रवेश के लिए यह सभी योग्य व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करती है। सेकंड है, यह भर्ती के क्षेत्र को व्यापक बनाती है क्योंकि आपूर्ति का स्रोत काफ़ी विशाल है। थर्ड पॉइंट है, ये विश्वविद्यालयों से सक्षम और योग्य लोगों को लोक सेवा में आकर्षित करती है। फोर्थ पॉइंट है, यह सरकारी सेवा में नए विचारों, नए दृष्टिकोण तथा प्रगतिशील समझ में नौजवान को लाती है। फिफ्थ पॉइंट है, ये लोक सेवाओं में ठहराव को रोकती है। निरंतर नौजवान को शामिल करते रहने से ये सेवा समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, प्रशासन एवं तकनीकी परिस्थिति में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप बनी रहती है। सिक्स पॉइंट है, यह तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में भर्ती के लिए उपयुक्त क्योंकि इन क्षेत्रों में नवीनतम जानकारी की आवश्यकता होती है। 7 पॉइंट है, ये पहले से सेवा योजित लोगों को प्रेरित करती है और उच्चतर पदों को प्राप्त करने के लिए ये अपने ज्ञान को अद्यतन करते रहे हैं। प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति की बुराई क्या है? इसके द्वारा उन लोगों की भर्ती होती है जिनको प्रशासन का कोई अनुभव नहीं होता है। सेकंड है, इसके लिए लंबा और सघन परीक्षण आवश्यक हो जाता है जो महंगा होता है। थर्ड पॉइंट है, यह कर्मचारियों की पहल को कम करता है क्योंकि उच्चतर पदों को नई भर्ती के लिए खोल दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, इससे वरिष्ठ और अनुभवी कर्मचारियों में ईर्ष्या और जलन पैदा होती है क्योंकि वे युवा और अनुभवहीन लोगों के अधीन रख दिए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, यह उन कर्मचारियों को हतोत्साहित करती है जिनकी पदोन्नति नहीं होती और इससे अकुशलता बढ़ती है। 6 पॉइंट है, पहले से सेवा योजित लोग अनेक कारणों से बाहरी लोगों के साथ खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में मुकाबला नहीं कर सकते हैं। 7 पॉइंट है, इससे भर्ती एजेंसियों पर बोझ बढ़ता है जिनको लाखों प्रार्थियों से निपटना होता है। प्रत्यक्ष भर्ती की अच्छाइयों को अप्रत्यक्ष भर्ती की बुराइयों के तौर पर और इसी प्रकार प्रत्यक्ष भर्ती की बुराइयों को अप्रत्यक्ष भर्ती की अच्छाइयों के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। कर्मचारियों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। लोक प्रशासन के लिए 2 प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता होती है, सामान्य योग्यता और विशेष योग्यता। सामान्य योग्यता क्या है? सभी लोक सेवकों पर लागू होने वाली ये योग्यता निम्नलिखित है। फर्स्ट है, नागरिकता या नागरिकता की स्थिति। देश के सार्वजनिक पदों पर केवल देश के नागरिक ही नियुक्त किए जा सकते हैं। अगर किसी विदेशी की सेवा अपरिहार्य हो जाती है तो उसकी नियुक्ति केवल थोड़े समय के लिए की जाती है, परंतु भारत में सार्वजनिक पद नेपाली नागरिकों के लिए भी खुली है। सेकंड है, आवास या अधिवास। आवासीय योग्यता का उद्देश्य लोक सेवाओं में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाना है। यह योग्यता सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्धारित की गई थी, अब भी जारी है। भारत में इस योग्यता को सार्वजनिक रोजगार यानी आवास की शर्तों के रूप में अधिनियम 1957 द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर खत्म कर दिया गया था।
परंतु आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में आज भी कुछ विशेष सार्वजनिक पदों पर केवल स्थानीय निवासियों यानी मुल्कों की भर्ती की जा सकती है। लिंग। अभी हाल तक सरकारी सेवाओं पर पुरुषों का एकाधिकार था और प्रशासनिक कार्यों के लिए महिलाओं को अनुपयुक्त समझा जा सकता था, लेकिन अधिकांश देशों में सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए लिंग आधारित योग्यता को समाप्त कर दिया गया। भारत के सभी सार्वजनिक पद महिलाओं की भर्ती के लिए खोल दिए गए। भारतीय संविधान की धारा 10 कहती है कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे। आयु संबंधी योग्यता के संबंध में दो भिन्न भिन्न परिपाटियां हैं। भारत और ब्रिटेन की लोक सेवाओं में 18 से 28 वर्ष के युवाओं को भर्ती किया जाता है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में यह आयु सीमा 18 से 45 वर्ष तक है। विशेष योग्यताएं क्या होती हैं? जो योग्यताएं सभी लोक सेवकों पर लागू नहीं होती वे इस प्रकार है। शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में दो भिन्न भिन्न परिपाटियां हैं। लोक सेवाओं में प्रवेश के लिए भारत और ब्रिटेन में निश्चित शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। इनके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, जहां प्रतियोगी परीक्षा में सफल होकर कोई भी व्यक्ति लोक सेवा में प्रवेश कर सकता है। यानी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें जो व्यक्ति परीक्षा पास कर जाता है, क्वालिफाइड हो जाता है, वो कहाँ जाता है? लोक सेवा में प्रवेश कर जाता है। सेकंड है अनुभव। अमेरिका में अनुभव महत्वपूर्ण और अपेक्षित है, लेकिन भारत और ब्रिटेन में यह केवल वांछनीय योग्यता है, विशेष रूप से तकनीकी सेवा के मामले में। थर्ड है तकनीकी ज्ञान। यह योग्यता सभी देशों में इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, सांख्यिकीविदों, अर्थशास्त्रियों, विधि विशेषज्ञों तथा लेखाकारों जैसे तकनीकी पदों को भरने के लिए आवश्यक है। फोर्थ पॉइंट है व्यक्तिगत योग्यताएं। इसमें ईमानदारी, कार्यकारी क्षमता, ऊर्जा, वफादारी, व्यवहार कुशलता, चतुरता, गोपनीयता जैसी योग्यताएं आती हैं। योग्यता का निर्धारण। डिटरमिनिंग क्वालिफिकेशन। कर्मचारियों की योग्यताओं को निर्धारण या उनकी परख के लिए निम्नलिखित उपायों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है नियुक्ति प्राधिकारी का निजी मूल्यांकन। कर्मचारी की योग्यताओं के निर्धारण का सबसे पुराना तरीका है। इसमें प्रत्याशियों की योग्यता को जानने का काम खुद नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। इसे लगाओ और निकालो पद्धति भी कहते हैं, परंतु ये पद्धति अत्यंत स्वेच्छाचारी और प्रकृति में आत्मनिष्ठ है। यानी जो इसमें क्या करते हैं, जो प्रत्याशी यानी प्रत्याशी की योग्यता को जानकर, जैसे बायोडाटा देख लिया उन्होंने, उसके द्वारा उससे इंटरव्यू लेके उस पे अब जो प्राधिकार है, जो नियोजक है इंटरव्यू लेने वाला, उसके ऊपर है वो है कि वो उसको रखेगा यानी उसको लगाएगा या निकालेगा। सेकंड है योग्यताओं का मूल्यांकन अनुभव और इतिहास। इस पद्धति का उपयोग वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और तकनीकी पदों को भरने के लिए किया जाता है। इसमें विशेषज्ञों की एक बोर्ड के द्वारा प्रत्याशियों की योग्यताओं, अनुभव और पिछली सेवा के रिकॉर्ड का मूल्यांकन किया जाता है। बोर्ड प्रत्याशियों का चुनाव उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने तथा उनका साक्षात्कार करने के बाद करता है। लिखित परीक्षा। प्रत्याशियों की योग्यता का निर्धारण या उनकी योग्यता का उपयुक्तता को परखने का यह सबसे प्रचलित उपाय है। लिखित परीक्षा संक्षिप्त उत्तरों के रूप में यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार से अथवा निबंध के रूप में यानी मुक्त उत्तर प्रकार से ली जा सकती है। भारत और ब्रिटेन में अधिकतर परीक्षाएं निबंध के रूप में ली जाती है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकतर परीक्षाएं छोटे उत्तर के रूप में
लिखित परीक्षा के विभिन्न रूप हैं। बौद्धिक क्षमता परीक्षा, इनका प्रयोग प्रत्याशी की सामान्य बौद्धिक क्षमता और बौद्धिक संस्कृति के परीक्षण के लिए किया जाता है। मस्तिष्क की विशेषताओं के परीक्षण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ युक्तियां विकसित की गई हैं, जैसे कि सामान्य बुद्धि परीक्षा बिनेट और सिमोन द्वारा आविष्कृत होती है। सेकंड है इकाई विशेषता परीक्षा, एल थर्स्टन द्वारा आविष्कृत की गई है। थर्ड पॉइंट है सामाजिक बुद्धि परीक्षा, थर्स्टन एवं सहयोगियों द्वारा आविष्कृत की गई है। डी पॉइंट है प्रशासनिक क्षमता परीक्षा, इसको गोट स्कॉल्ड टेस्ट भी कहते हैं, थर्स्टन द्वारा आविष्कृत की गई है। फिफ्थ पॉइंट है यांत्रिक बौद्धिक परीक्षा का प्रयोग लिपिकों और टंककों जैसे कुशल और अकुशल पदों के लिए किया जाता है। सेकंड है अभियोग्यतात्मक परीक्षा, प्रत्याशियों को काम से संबंधित उनकी अभियोग्यता को भांपने और परखने के लिए परीक्षाओं की कई पद्धतियों का विकास किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका प्रयोग लिपिकीय पदों तथा ब्रिटेन में प्रतिरक्षा सेवाओं के पदों को भरने के लिए किया जाता है। थर्ड है उपलब्धि परीक्षा, इन शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण भर्ती परीक्षाओं में प्रतियोगिता के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए भारत की लोक सेवाओं परीक्षाओं में प्रवेश के लिए उपलब्धि परीक्षा स्नातक उपाधि है। फोर्थ पॉइंट है व्यक्तित्व परीक्षा, प्रत्याशियों के व्यक्तित्व को जांचने परखने के लिए पश्चिमी देशों में कई प्रकार की लिखित परीक्षाओं को गढ़ा गया है। मौखिक परीक्षा और साक्षात्कार, मौखिक परीक्षा यानी कि साक्षात्कार इंटरव्यू, इसका प्रयोग प्रार्थियों के व्यक्तिगत गुण दोषों को परखने के लिए किया जाता है। इसका लक्ष्य लोक सेवा में कैरियर के लिए प्रार्थी की व्यक्तिगत उपयुक्तता को परखना है। साक्षात्कार के उपाय का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड ने किया था, बाद में यह दूसरे देशों में अपनाया गया। लोक सेवा भर्ती में 5 प्रकार के साक्षात्कारों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है चयन बोर्ड कार्यविधि, चयन की यह अपने आप में एक स्वाधीन पद्धति है और इसलिए यह लिखित परीक्षा की सहायक नहीं है। सेकंड है मौखिक वाचनिक परीक्षा, वीवा वॉइस टेस्ट, इसका प्रयोग किसी विषय पर प्रत्याशी की पकड़ को समझने के लिए लिखित परीक्षा के पूरक के रूप में किया जाता है। थर्ड है व्यक्तित्व परीक्षण, इसका प्रयोग जहां लिखित परीक्षा के पूरक के रूप में किया जाता है वहीं प्रत्याशी की व्यक्तिगत विशेषताओं अर्थात संपूर्ण व्यक्तित्व को परखने के लिए भी किया जाता है, जो लिखित परीक्षा के द्वारा नहीं हो सकता है। डी पॉइंट है छटाई साक्षात्कार, इसका प्रयोग अनुपयुक्त प्रत्याशियों को लिखित परीक्षा में बैठने से रोकने के लिए किया जाता है। ई पॉइंट है सामूहिक मौखिक पद्धति, यह सामूहिक परिचर्चा है जिसका आविष्कार अमेरिकी ने किया था। निष्पादन परीक्षा, इस पद्धति में प्रत्याशियों ने उनकी अपनी क्षमताओं और कुशलताओं को प्रदर्शित करने की मांग की जाती है और इसके लिए उनके काम दिया जाता है। इसका उपयोग टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, मैकेनिकों, इलेक्ट्रीशियनों, कंप्यूटर ऑपरेटरों तथा ड्राइवरों जैसे कौशल युक्त पेशों तथा कार्मिकों की भर्ती के लिए किया जाता है। शारीरिक परीक्षा, इसका प्रयोग निर्दिष्ट कार्य के लिए प्रत्याशियों की शारीरिक उपयुक्तता को जांचने के लिए किया जाता है। अंतिम तौर पर चुने जाने से पूर्व प्रत्येक प्रत्याशी को अपनी चिकित्सकीय जांच कराना पड़ता है। यह परीक्षा सेना और पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए अनिवार्य है। फिजिकल जो एग्जाम होता है वो किसके लिए होता है? सेना एंड पुलिस। भर्ती की प्रणालियां क्या है? लोक सेवा में भर्ती
की 4 प्रणालियां हैं जिसे नीचे विश्लेषित किया गया है। फर्स्ट है क्रेडिट प्रणाली। इस प्रणाली में भर्ती युवावस्था सामान्यतः 16 से 20 वर्ष के बीच के दौरान की जाती है। इसके बाद सामान्य शिक्षा के साथ साथ पद दायित्व से जुड़े विशेषीकृत कौशल के संबंध में दीर्घकालीन संस्थात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रणाली प्रशा और सोवियत रूस में प्रचलित थी, किंतु अब इस प्रणाली को कई देशों में मुख्यतः रक्षा सेवाओं में भर्ती के लिए अपनाया जाता है। सेकेंड है सामान्य मानसिक योग्यता प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार व्यापक शैक्षणिक योग्यता एवं मानसिक योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों की भर्ती करती है। इसमें कला एवं मूलभूत विज्ञान में स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद युवाओं की भर्ती पर बल दिया जाता है। इसलिए में सामान्यतः आयु की 21 से 26 वर्ष होती है। ये लोक सेवा में आजीविका शुरू करने के विचार पर आधारित प्रणाली है। भारत तथा कई अन्य यूरोपीय देशों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि में इसी प्रणाली को अपनाया गया है। थर्ड पॉइंट है विशेषज्ञता आधारित प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार विभिन्न कार्य दायित्वों के अनुरूप तकनीकी ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की भर्ती करती है। इसमें भर्ती की आयु सीमा अपेक्षाकृत लंबी होती है और सामान्यतः 18 से 45 वर्षों के बीच होती है। यह प्रणाली लोक सेवाओं में रोजगार के विचारों पर आधारित नहीं है। यह सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं के बीच एक गतिशीलता को दर्शाती है। यह प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रचलित है। फोर्थ है पार्श्विक प्रवेश प्रणाली। इस प्रणाली में वरिष्ठ लोक सेवा पदों पर भर्ती के लिए उस सेवा से पृथक पृष्ठभूमि के लोगों में से एक सुनिश्चित प्रतिशत लोगों की भर्ती की जाती है। ये प्रतिस्पर्धी चयन के द्वारा किया जाता है और इसमें मूल सेवा के अधिकारियों को प्राप्त पदोन्नति अवसर प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार ये प्रणाली विशेषज्ञता प्रणाली के समान उद्देश्य रखती है। फिर भी इस प्रणाली को उन देशों द्वारा अपनाया जा सकता है जिसमें मानसिक योग्यता प्रणाली प्रचलित है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।